Walt Disney said, "We keep moving forward, opening new doors, and doing new things because we are curious, and curiosity keeps leading us down new paths." नमस्ते, वेलकम टू CPW वर्ल्ड वीडियो चैट सीरीज़। मेरा नाम है गीतू राठौर। आज हम आए हैं कल्याण ईस्ट के मनस्वी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में। यहाँ हम मिलने वाले हैं डॉक्टर तृप्ति ठाकरे से, जो कि ऑडियो एंड स्पीच थेरेपिस्ट है। आइए जानते हैं इनके प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। हेलो, मेरा नाम तृप्ति ठाकरे है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैंने बैचलर्स डिग्री टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज नायर हॉस्पिटल से किया है और मास्टर्स डिग्री पुणे भारतीय विद्यापीठ से किया है। मेरा बड़ा भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और बहन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। वो दोनों भी मेडिकल फील्ड में है। मैं पहले अंबरनाथ में रहती थी, अभी कल्याण में रहती हूँ और क्लिनिक भी है, वो कल्याण ईस्ट में है। आपको इस फील्ड में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया था और मुझे आफ्टर 12th साइंस के बाद मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना था, लेकिन MBBS डेंटल ये सब नहीं करना था, कुछ अलग करना था। तभी मुझे ये कोर्स के बारे में पता चला और मैंने ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया था। ये कोर्स में ऐसा क्या अलग लगा जिससे आप इतना प्रभावित थे? कोई भी बीमारी है जो मेडिसिन सर्जरी से ठीक नहीं हो सकती, वो मेडिसिन और सर्जरी के बाद जो आता है रिहैबिलिटेशन, तो हम जो काम करते हैं वो स्पीच थेरेपी है जो मेडिसिन और सर्जरी से ठीक नहीं हो पाता। और सुनने का भी कोई प्रॉब्लम है, नर्व डैमेज है, परमानेंट लॉस है, तो उसमें भी हियरिंग एड दे के ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तभी कोई सुन सकता है और बात कर सकता है। तो मुझे कुछ अलग लगा, इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। आपने फर्स्ट पेशेंट कब हैंडल किया और आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने फर्स्ट पेशेंट देखा था ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, जब हमें पेशेंट दिया जाता था फर्स्ट टाइम, तब देखा था। तब बहुत डर लगा था कि कैसे करेंगे, बट सीनियर के गाइडेंस से वो फर्स्ट टेस्ट किया और तभी बहुत अच्छा लगा कि हमने जो पढ़ाई की है वो हम कर पाते, सर्विस दे पा रहे। और उसके बाद फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने इंडिपेंडेंटली अकेले प्राइवेट प्रैक्टिस में जब पेशेंट देखा और वो बच्चा बोल नहीं रहा था, और जब बोलने लगा जो पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी थी, उनका जो फीडबैक था अच्छा, उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा था तभी। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट क्या करते हैं, क्या सर्विस देते हैं, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन हुआ कि कब जाना है उनके पास। तो ऑडियोलॉजी पार्ट जो है उसमें हम हियरिंग टेस्ट करते हैं। वो बच्चों का न्यूबॉर्न बेबी होगा उसका भी हियरिंग टेस्ट करते हैं, सुनने की जांच, और बड़ों का भी सुनने का जांच होता है, जिससे पता चलता है कि कान में इन्फेक्शन है या नर्व डैमेज है, तो उससे आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और स्पीच थेरेपी पार्ट में हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं। जैसे कुछ बच्चे देरी से बोलते हैं, कुछ 5 साल तक कुछ भी नहीं बोल रहे क्योंकि उनको कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ऑटिज़म हो सकता है, या बहुत चंचल है तो वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, और भी कुछ अलग अलग डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आप 5 साल तक या 3-4 साल तक वेट मत कीजिए। 2 साल तक अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है तो तुरंत आप स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा दीजिए। और ऐसे भी होता है कि कुछ लड़कों के आवाज़ लड़की जैसे होते हैं, 18 साल के होने के बाद भी उनकी आवाज़ लड़की जैसे होता है, तो उन पे भी स्पीच थेरेपी से सब सॉल्व किया जा सकता है, उनका आवाज़ भी लड़कों जैसा किया जा सकता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है आपके आसपास में किसी को ये प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपी को कंसल्ट करने बोल दीजिए। आपके क्लिनिक में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? यहाँ पे हम डिफरेंट हियरिंग रिलेटेड और स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूबॉर्न हियरिंग टेस्ट होता है, जैसे बच्चा एक दिन का भी होता है, उसका भी हम न्यूबॉर्न हियरिंग टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि प्रॉब्लम हियरिंग में है या नहीं है।
फिर दूसरा ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, वो बच्चों का भी होता है, 4 साल से लेकर बड़ों तक होता है। उसमें पता चलता है हियरिंग में क्या प्रॉब्लम है, डिग्री क्या है हियरिंग लॉस की, और हियरिंग एड प्रिस्क्रिप्शन एंड फिटिंग करते हैं। तो अगर हियरिंग एड का ज़रूरत है बच्चों को या बड़ों को, तो जो सूटेबल हियरिंग एड है वो हम ट्राई करते हैं और फिटिंग करते हैं। और स्पीच थेरेपी पार्ट में हम बच्चों में स्पीच लैंग्वेज डिले का प्रॉब्लम है कि डिलेड डेवलपमेंट है, उनको देते हैं। एसोसिएटेड प्रॉब्लम होगा ऑटिज़म, हाइपर एक्टिविटी, उनको भी स्पीच थेरेपी देते हैं। या वॉइस प्रॉब्लम होता है प्रोफेशनल वॉइस यूज़र्स में, लाइक टीचर्स, लॉयर्स जो बहुत ज़्यादा आवाज़ का यूज़ करते हैं, उनमें वॉइस थेरेपी देते हैं। स्टैमरिंग या हकलाना या क्लियर बात नहीं करते बच्चे, उसके लिए भी स्पीच थेरेपी होता है। और लड़कों को आफ्टर 18 ईयर्स अगर फीमेल वॉइस है तो उनको भी हम स्पीच थेरेपी देते हैं। और बड़ों के लिए पैरालिसिस, एक्सीडेंट या ओरल कैंसर के बाद उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उनको देते हैं। या स्वॉलोइंग प्रॉब्लम होता है किसी में तो वो भी देते हैं। इतने साल इस इंडस्ट्री में काम करके आपने खुद में क्या प्रोफेशनल चेंजेस देखे हैं? जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो पहले मैं बच्चों के जो स्पीच प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोचती थी। अभी मैं आफ्टर एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चों को ट्रीट करने के बाद उनका ओवरऑल बिहेवियर, ओवरऑल जो पेरेंट्स से पता चलता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि बात करने के अलावा भी होता है, कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम हो या घर में या बाहर उन बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए वो प्रॉब्लम हो, तो अभी वो सब मैं ओवरऑल बच्चों का सोच के उनको गाइड करती हूँ। और अभी ऐसे है कि ऑटिज़म जो है वो बच्चे ज़्यादा दिख रहे, मे बी लॉकडाउन के वजह से या आफ्टर कोविड ये ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, जो खेलने का एज होता है, डेवलपमेंट का एज होता है, तभी घर में ज़्यादा थे और मोबाइल, टीवी, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत डिले हुआ है बहुत सारे बच्चों में। जब अलग अलग एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं और उनके प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, ऐसे में आप किस तरह से उन्हें संभालते हैं और उन्हें गाइड करते हैं? फर्स्ट टाइम जब पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो फर्स्ट हम कंसल्टेशन में असेसमेंट करते हैं। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं, लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं और बच्चों का बिहेवियर है, तो उससे हम पहले असेस करते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन रीज़न क्या है, और उस बेस्ड ऑन दैट कि बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज डिले है या एसोसिएटेड ऑटिज़म है, हाइपर एक्टिविटी है, या और कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्लो लर्नर है, वो देख के थोड़ा असेस करके पता चलता है और बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट चलता है। तो बच्चों को स्पीच थेरेपी के लिए वीकली ट्वाइस हम बुलाते हैं, 45 मिनट सेशन होता है, जिसमें उनको हम बोलना पढ़ाते हैं, या किसी को आइडेंटिफिकेशन नहीं कि इसको फ़ैन बोलते हैं, इसे बुक बोलते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके जैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना, चीज़ें आइडेंटिफाई करना, फिर कमांड्स फॉलो करना और बात करना, ये अलग अलग चीज़ें हम सिखाते हैं। क्या आप बच्चों को खुद इंडिविजुअली हैंडल करते हैं? जब बच्चे आते हैं तो इंडिविजुअल उनको सेशन दिया जाता है, जैसे 45 मिनट्स एक बच्चे को इंडिविजुअल थेरेपी दिया जाता है, और वीकली वंस ग्रुप थेरेपी भी होता है, जिसमें 4-5 बच्चे, 4-5 बच्चे एक साथ होते हैं, और उसमें फिर उनको टर्न टेकिंग और जो प्रैग्मेटिक स्किल्स होता है कि बच्चों में एक साथ ग्रुप में एक्टिविटी कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, किसी को कमांड कैसे देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें ग्रुप थेरेपी में हम सिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसे में आप पेरेंट्स को किस तरह से समझाते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। वो बस आते हैं कि बच्चा 4 साल का है, वो बात करता है लेकिन ज़्यादा बात नहीं करता है, ABCD बोलता है, 1 2 3 बोलता है, फ्रूट्स के नाम भी बोलता है, सब अच्छा बोलता है, लेकिन हमारे साथ इतना बात नहीं करता। उसके बाद जब बच्चे को हम देखते हैं, असेसमेंट करते हैं, तब पता चलता है बच्चों को ऑटिज़म है।
तो अगर बच्चों को ऑटिज़म है तो वो कैसे पता चलेगा? बच्चे ABCD बोलेंगे, 1 2 3 बोलेंगे, सारे कलर शेप्स, 2 साल के बच्चे भी इतना सब बोल लेंगे, लेकिन मम्मा आओ, चलो, बाहर जाएंगे या दे दो, पानी दे दो, ये जो डेली कम्युनिकेशन के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल वो बच्चे नहीं बोलेंगे। और ज़्यादातर वो अकेले में खेलते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, या कभी कुछ अलग बिहेवियर होते हैं उनके, जो पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि बच्चे में कुछ अलग भी प्रॉब्लम है। उनको बस यही लगता है कि नहीं, बात नहीं कर रहा है। तो इसमें बहुत पेरेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं और 4 साल 3 साल तक वेट करते हैं, तो ये बाद में ट्रीटमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो 2 साल तक अगर नहीं बोल रहा है तो तुरंत आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ट्रीटमेंट प्रोसेस और फुली रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? जब स्पीच थेरेपी प्रॉब्लम होता है बच्चों को, अगर वो 2 साल के पहले आते हैं, 2.5 साल तक भी आते हैं, तो उनका प्रोग्रेस जल्दी होता है, क्योंकि 1 साल का डिले होता है मे बी, तो जल्दी प्रोग्रेस होता है, रिकवरी फास्ट होती है। अगर वो लेट आते हैं, 3-4 साल के बाद आते हैं और वो एक साल के बच्चों जैसा बात करते हैं, तो डिले बहुत 2-3 साल का होता है, वो कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मे बी किसी को 1 साल 2 साल, डिपेंड्स कि कब स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। बड़ों के लिए अगर पैरालिसिस, एक्सीडेंट या कैंसर के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्पीच के, तो अगर स्टार्टिंग के 3 महीने में स्टार्ट करते हैं थेरेपी, तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है, फास्ट होता है। लाइक विदिन 6 मंथ्स में अगर थेरेपी आप अच्छा करते हैं तो प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है। 6 महीने के बाद अगर पेशेंट आते हैं, बहुत लेट आते हैं, तो बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है, तो इतना आउटकम नहीं मिल पाता। हियरिंग एड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे दिखने में ये सब अलग अलग हियरिंग एड्स हैं। ये है पॉकेट मॉडल हियरिंग एड, तो ये पॉकेट में जाता है और 2 वायर्स ईयर में लगते हैं। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी हियरिंग एड्स हैं, और बाकी डिजिटल हियरिंग एड्स हैं ये सब। तो इसमें अगर पेशेंट को ज़्यादा हियरिंग लॉस है, टेस्ट से पता चलता है, तो थोड़े बड़े साइज़ का हियरिंग एड उनको सूटेबल होता है। और मॉडरेट लॉस तक हम सबसे छोटा हियरिंग एड भी लगा सकते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि स्मॉलेस्ट हियरिंग एड भी जो इनविजिबल है, साइड से देखेंगे तो भी पता नहीं चलता, तो ऐसे भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हियरिंग एड्स बैटरीज पे चलते हैं, तो बैटरीज से वो हियरिंग एड वर्क करते हैं। और अभी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है कि ब्लूटूथ, वायरलेस एंड रिचार्जेबल हियरिंग एड्स अवेलेबल है। तो ये बस हम जैसे फ़ोन चार्जिंग करते हैं वैसे हियरिंग एड आप चार्ज कर सकते हैं, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रीमिंग होता है, टीवी, लैपटॉप से डायरेक्ट ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग होता है। और हियरिंग एड के साथ साथ भी ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, बहुत नॉइज़ है वर्क स्टेशन पे, तो आप ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवर द ईयर हेडफोन है, जिससे नॉइज़ रिड्यूस होता है। और छोटे स्मॉलेस्ट ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइस भी अवेलेबल है, तो वो ये साइज़ के होते हैं। यू हैव टू जस्ट कान में आप डालिए और वर्क के बाद आप निकाल के रख सकते हैं। तो ईयर प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है अगर आपके काम के जगह में आप बहुत नॉइज़ है, मशीनरी का नॉइज़ है, उसके लिए। आप इस इंडस्ट्री में कितने वक्त से काम कर रहे हैं? मुझे ये फील्ड में अभी 9 साल हुए हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस में अभी 3 साल पूरे हो गए हैं दिसंबर में ही। और इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन के बाद हर अलग अलग जगह पे काम किया था। जैसे एक कॉरपोरेट कंपनी है हियरिंग एड, उसमें काम किया था R&D में, और जुपिटर हॉस्पिटल ठाणे में, वहाँ पे एडल्ट पेशेंट्स थे, पैरालिसिस, एक्सीडेंट, तो वहाँ पे भी काम किया था। और ठाणे में जित स्पेशल स्कूल है स्पेशल बच्चों के लिए, तो वहाँ पे बच्चों के साथ का भी एक्सपीरियंस है। हमारे फील्ड से रिलेटेड जो भी सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं एवरी ईयर, तो वो मैं अटेंड करती हूँ, ताकि जो ग्रोथ है मेरा वो होता रहे और लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। वैसे हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे पाते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो पता चलती है। तो सारे वर्कशॉप्स मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि अटेंड करूँ।
शुरुआत से लेकर अब तक आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था इनिशियली बहुत कॉन्फिडेंस लो था, बट आफ्टर ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद ड्यूरिंग मास्टर्स कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा, और तभी जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। मैंने केस प्रेजेंट किया था डिफरेंट सेमिनार्स में, ओरल प्रेजेंटेशन किया था। एक वर्ल्ड वाइड नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी प्रेजेंट किया था। तो बहुत धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, मोटिवेशन बढ़ा। तो पेपर प्रेजेंट करने के बाद भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो वैसे काफ़ी पहले और अभी में बहुत अच्छा ग्रोथ है पर्सनली। पैंडेमिक के दौरान आपने अपने काम में किस तरह के बदलाव देखे और कैसे मैनेज किया? पैंडेमिक के पहले क्लिनिक अच्छा चल रहा था, मतलब पेशेंट्स आ रहे थे, सब ट्रीटमेंट बराबर, सर्विसेज चालू थे। फिर कोविड के टाइम पे सब बंद था, और छोटे बच्चे मोस्टली स्पीच थेरेपी के लिए आते हैं, तो सबको डर था, तो कोई स्पीच थेरेपी कंटिन्यू नहीं कर रहा था। तभी बहुत प्रॉब्लम था बच्चों को भी। बहुत सारे बच्चे जो बात कर रहे थे वो वहीं उनका स्टेबल हो गया था, कोई पीछे चले गए थे क्योंकि थेरेपी बंद थे। स्पीच थेरेपी ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में वैसे नहीं आता क्योंकि इमरजेंसी नहीं है कुछ, तो तब वो बंद था स्पीच थेरेपी सर्विसेज। सिर्फ हियरिंग टेस्ट हम चालू रखा था हमने, तब पार्शियली क्लिनिक चालू था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। ड्यूरिंग कोविड हमने भी सिर्फ एडल्ट पेशेंट्स ही देखे थे, जैसे हियरिंग टेस्ट था बड़ों का, वही पेशेंट्स आते थे और वही सर्विसेज चालू थी हमारी। और बच्चों का ऑनलाइन थेरेपी चालू था, कुछ बच्चों का जो एक जगह पे बैठते हैं, बड़े हैं, उनका ऑनलाइन थेरेपी चालू था। और अभी जैसे कोविड ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, उसके बाद फिर से अभी सारे बच्चे थेरेपी के लिए आ रहे हैं और अभी अच्छा चल रहा है सब। नए एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने काम में आगे बढ़ें? अगर आप सोचते हो कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, बिजनेस करना है, और अगर आपको बाकी सोसाइटी का डर है कि कोई क्या बोलेगा, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि जो सब कर रहे हैं वही सब करते हैं। अगर आप अलग सोच रहे हो तो बहुत सपोर्टर्स नहीं होते, थोड़ा होते हैं कि आपको पीछे खींचते। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, अच्छा होगा, और आपका मोटिवेशन सेम रहने वाला है, तो आप वो करो। थैंक यू CPW वर्ल्ड, मुझे आपके वीडियो चैट सीरीज़ में शामिल करने के लिए।